बेटा आफ्टर एंडिंग विद लाइट एंड केमिकल रिएक्शन, यानी कि एक हमने केमिस्ट्री का कर लिया है, एक हमने फिजिक्स का कर लिया है। अब चैप्टर कौन सा करा? बायो का। तो बायोलॉजी का जो चैप्टर है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, फिर लाइफ प्रोसेस से शुरू करते हैं, चलेगा? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। सो आज का जो हमारे पास कंटेंट है वो पूरा का पूरा बेसिकली इंट्रो कंटेंट होने वाला है, बट इस इंट्रो कंटेंट में भी हम लोग काफ़ी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है? चैप्टर का नाम आप लोगों को पता ही है, हमारे पास क्या रहने वाला है? लाइफ प्रोसेसेस। अभी लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं, कैसे चलती हैं, क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में जानेंगे, ठीक है? वेल, इस चैप्टर में इन सभी चीज़ों को जानने से पहले हम लोग थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, जो कि हमें बताएंगी लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस, ठीक है? अब मैं आपसे कहूँ कि नॉन लिविंग और डेड में क्या डिफरेंस है, तो आपका आंसर क्या होगा? दे डोंट बिलीव। तो सिमिलैरिटी होगी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नॉन लिविंग और डेड में फिर डिफरेंस क्या हो गया? ये जो आपने बताया दे डोंट ब्रीथ, तो सिमिलैरिटी सी हो। एग्जैक्टली। डेड हर वो चीज़ जो पहले कभी लिविंग थी वो डेड होती है। नॉन लिविंग दे आर नेवर अलाइव। देखो हम जिंदा हैं, जिंदा की डेफिनेशन है अलाइव, ALIVE, अलाइव। और डेड का मतलब है जो कभी जिंदा रहे हुए होंगे। नॉन लिविंग कभी जिंदा नहीं थे, नॉन लिविंग आर नॉन लिविंग, लेकिन डेड वर वंस अलाइव। Got it? The basic difference between a dead and a non-living, right? So today we are now discussing about some living phenomena या living things के बारे में हम लोग जानेंगे। Well, कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास देखी जाती है, जिसमें हम लोग मूवमेंट वगैरह को देख सकते हैं, सांस लेते हुए, खाना खाते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए, ये सारी चीज़ें हमारे पास एक लिविंग फीचर को शो करती हैं, राइट? लेकिन हर वो चीज़ जो आपको देखने में लिविंग लगेगी, आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता दूं कि शायद आप गलत हैं। एग्जैक्ट। मैं कुछ चीज़ें ऐसी शो कर दूंगा जो आप कहोगे सर तो पक्का लिविंग बींग्स में होता ही होगा, लेकिन मैं कह दूंगा नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है, राइट? तो ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस अब करने जा रहे हैं। वेल, आप लोग क्या कहते हो? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स? लिविंग बींग से कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताओ, एक दो बताओ। दे रेस्पायर। लिविंग बींग्स रेस्पायर। तो मैं एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? यही सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है बेटा। रेस्पायरेशन। दूसरा कैरेक्टर बताइए। दे बोलो। दे ग्रो, दे टेक फूड, दे चेंज देयर शेप और दे रिप्रोड्यूस, राइट? ये सारे फंडा जो भी हमारे पास है सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? सो आई कैन राइट दे ग्रो, they reproduce, they excrete, एक ही बात है, they move, और ही बहुत सारे फंडा जो चलते जाएंगे वो हम लोग देखते हैं, राइट? अब आप लोगों को एक चीज पता ही होगी, लोकोमोशन क्या होता है और मूवमेंट क्या होता है, इसमें अंतर पता होना चाहिए, राइट? देखो बेटा, हमारे पास अगर एक प्लांट की ग्रोथ और एक एनिमल की ग्रोथ देखी जाए या इनका मूवमेंट देखा जाए, तो ये हमारे पास अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। एनिमल फॉर एग्जांपल यू कैन सी, इधर से उधर चलता रहता है, मुझे देखो, है ना? ह्यूमन बीइंग आल्सो एनिमल। वो नहीं है कि सर आप जानवर हो, वो नहीं, कैटेगरी तो हमारी भी एनिमेलिया ही है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग है या जो एनिमल है, जो उनका मूवमेंट है वो कुछ ऐसा है कि एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर वो आराम से जा सकते हैं, यानी कि दे चेंज व्हाइल दे मूव, दे चेंज देयर पोजीशन व्हाइल दे मूव। तो ऐसी मूवमेंट जिसमें पोजीशन चेंज होती है, ऐसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लोकोमोशन। और जो प्लांट एक ही जगह पर खड़े होकर ज्यादा से ज्यादा अपनी टहनी हिला देंगे, जैसा पत्ते हिल रहे होंगे, इससे ज्यादा प्लांट में कुछ नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आज तुमने यहाँ पौधा उगाया था, कल वहाँ पहुंच गया, बात बुला रहा है, वालो आजा,
ऐसा तो नहीं है ना। अब तुम लोग हो, खेलने का मन करता है, पहले एक दोस्त के घर जाते हो बैट लेके, और भाई आजा बैट लेके आइयो, बैट मिल गया, अब बॉल नहीं होती, फिर दूसरे दोस्त क्या जाते हैं, भाई बॉल ले आ। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, लोकोमोशन कर रहे हैं ना, एक जगह दूसरी जगह पर जा रहे हैं। अब एक प्लांट है, उसने यहाँ लगाया, वो आम का था, उसे सेब खाने का मन कर गया, सपोज तो है थोड़ी कि आम वाला सेब के पास जाए कहते भाई सेब दे दे, नहीं रहता ना। तो प्लांट तो एक जगह फिक्स रहता है। तो उनकी जो मूवमेंट है उसमें और एनिमल की मूवमेंट में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। मूवमेंट वो जो हमेशा एक फिक्स पोजीशन पर रहकर करी जाती है, और लोकोमोशन जो अपनी पोजीशन समय के साथ साथ बदलता जाता है। ये चीज़ क्लियर है ना। आई एम टेलिंग यू कि ग्रोथ जो आपने बोला ये ठीक है, रेस्पिरेशन ठीक है, रेस्पिरेशन लिविंग बीइंग का फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है। लेकिन मैं बात करता हूं ग्रोथ की। तो अगर आप कहते हैं कि ग्रोथ लिविंग बीइंग का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी कि लिविंग बीइंग्स ग्रो करते हैं और नॉन लिविंग बीइंग्स ग्रो नहीं करते हैं, ये कहीं तो हम लोग कह सकते हैं। जिनका पेन चलाने पे ध्यान है वो यहाँ ध्यान देना कि नॉन लिविंग बीइंग्स हमारे पास ग्रो नहीं करते हैं और लिविंग बीइंग्स ग्रो करते हैं, ये तो हम लोग मान के चल सकते हैं। लेकिन ये बात तो गलत है ना। अब क्यों गलत, एग्जैक्टली क्यों गलत है बेटा? देखो, ग्रोथ अगर आप कहते हो तो ग्रोथ का मतलब क्या है? हाइट इंक्रीज होना भी एक ग्रोथ का ही फंडा है, राइट? हाइट इंक्रीज होना ये ग्रोथ का फंडा है। ये एक पहाड़ है, इस पहाड़ पर अगर बर्फ आ जाती है और स्नो ऊपर से आ जाती है तो इस पहाड़ की भी हाइट बढ़ जाती है। तो पहाड़ तो नॉन लिविंग है, वो भी तो हमारे पास ग्रो हो गया, तो हट भी सकता है। तो इससे क्या मतलब? फिर तो और अच्छी है, ग्रोथ भी हो रही है, हट भी रही है। ये तो लिविंग बीइंग का फीचर हो गया। लिविंग तो ग्रो करते हैं ना। ऐसा नहीं है भाई, लिविंग बीइंग देखो, अगर तुम्हें पता हो तो भैया पहले तो हम ऐसे रहते हैं, जवानी में थोड़े और छोड़े जाते हैं, बुढ़े में ऐसे हो जाते हैं। तो ये तो हमारे साथ भी हो रहा है। अगर आप कह रहे हो कि सर लिविंग बीइंग ऐसे नहीं हो सकते, मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ भाई। बुढ़ापा जब होता है, जब हमारी कमर जो है थोड़ी साथ ही देने लगती, वजन ज़्यादा हो जाता है, तो हम भी तो झुक के चलने शुरू कर देंगे बुढ़ापे में। कौन पूछ रहा है? लाठी हाथ में होगी, वाले चल रहे होंगे, हम भी तो कम हो गए। अभी मैं ऐसा हूँ, जवानी में इससे लंबा तो होऊंगा नहीं, ये तो फिक्स है। अब छोटे बुलाता है, मैं छोटू सर आ गए है, बुढ़ापे में ऐसा जरूर हो सकता हूँ, है ना? तो हाइट तो कम हो गई। सो जो आपका कहने का मतलब था कि सर लिविंग बीइंग्स ही ग्रो करते हैं, वो चीज़ तो गलत हो जाएगी। ये नॉन लिविंग्स ने आपको ग्रो करते हुए दिखा दिए, बट एक्चुअल में यहाँ पर ग्रोथ को आप ध्यान से बोलेंगे। अब आप साइंस के बच्चे हैं, बायो के बच्चे हैं, तो आप ध्यान से बोलिए कि सर ग्रोथ जो हमारे पास लिविंग बीइंग्स में होगी वो इंट्रिंसिक, यानी कि अंदर से ग्रोथ होगी। आपके सेल्स वगैरह सब चीज़ जब अंदर से डिवाइड करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, तब वो हमारे पास ग्रोथ होती है। यानी कि लिविंग बीइंग्स की जो ग्रोथ है वो कैसी है? इंट्रिंसिक या इंटरनल ग्रोथ। लेकिन ये जो ग्रोथ है एक्सट्रिंसिक है या एक्सटर्नल ग्रोथ, ठीक है? तो दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स, and also growth is not considered as the defining feature because non-living beings can also grow. But yes, if you are taking the consideration of intrinsic growth, then definitely you are true कि हाँ intrinsic growth generally आपके पास किसमें देखी जाती है? living beings. Now you say कि living being reproduce. वायरस। अब वायरस तो एक अच्छा केस हो गया, वायरस तो पता ही नहीं है। बट वायरस तो एक्चुअल में हम लोग ने किसी कैटेगरी में रखा ही नहीं है, ना तो लिविंग की ना नॉन लिविंग की, क्योंकि वायरस हमारे पास दोनों ही चीज़ें शो कर सकता है, नॉन लिविंग का भी और लिविंग का भी। वायरस हो सकता है अभी इस स्टूल पे, इन बुक्स पर, इस टेबल पर, इस बोर्ड पे कहीं पे ही पड़ा हुआ है, तो अभी जब वो ऐसे ही पड़ा हुआ है ये नॉन लिविंग है। लेकिन जैसे ही उसे मेरी बॉडी मिल जाएगी, जैसे मैं गया, मेरे अंदर खुजली थी, मेरे को यहाँ पे वायरस पता पड़ गया, यहाँ पे वायरस, फिर मैं यहाँ पे ले लिया, एक स्नॉट मार दी मैंने ढंग से, तो अब मैंने जब वायरस अपने अंदर ले लिया, वायरस अच्छा बॉडी मिल गई, बस अब वायरस काम करने शुरू कर देगा। फिर क्या होगी मुझे? आज कॉमन कोल्ड राइनो वायरस की वजह से होता है, ठीक है? कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस, और भी है बहुत सारे। सो वायरस बॉडी के बाहर कैसे रहते हैं? नॉन लिविंग, बॉडी के अंदर जाके लिविंग। ये अभी हम लोग आज पढ़ेंगे भी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास वो हैं जिससे हमें पता पड़ रहा है कि चीज़ें चलेंगी कैसे। तो अब आप बात करेंगे रिप्रोड्यूसिंग।
तो आप कहते हैं लिविंग बीइंग्स रिप्रोड्यूस। हाँ ये बात तो ठीक है सर, नॉन लिविंग बीइंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। जैसे आपकी एक चेयर, ये एक की दो तो नहीं हो जाएंगी कल अपने आप, है ना। आप हो सर, अभी तो आप भी एक हो, शादी हो जाएगी थोड़े टाइम बाद। अब सर आपके दो, हम दो, हमारे दो स्लोगन पे आप भी काम करोगे, है ना। तो कुल मिला के क्या है, एक प्रोसेस है, डिनाई थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये रिप्रोडक्शन, लिविंग बीइंग्स रिप्रोड्यूस। बट सोचो, चलो मैं किसी और केस लेता हूँ, अपना केस लेता हूँ। मान के चलो मैंने कोशिश पूरी करी और मेरे यंग वंस आए नहीं, यंग वंस आए नहीं, तो क्या हो, मैं रिप्रोड्यूस तो नहीं कर पाया। रिप्रोडक्शन क्या है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, ये रिप्रोडक्शन है। मैंने कोशिश कर रहा हूँ पर हो नहीं रहे भैया, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, IVF तो बात अलग होगी ना। तो कुल मिला के यहाँ पे जो आपके पास एक्सेप्शन आ जाता है रिप्रोडक्शन में, कि रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फंडा नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक फंडा नहीं है आपके लाइफ प्रोसेस का। रिप्रोडक्शन हमारे पास एक्सेप्शन देता है इनफर्टाइल कपल्स का, यानी कि जो कपल इनफर्टाइल हो जाते हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे, है ना। प्रॉब्लम बेटा किसी में भी हो सकती है, इधर मेल और फीमेल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सारी चीजें हम लोग देखो, ये सारी चीजें पढ़नी चाहिए हमें, है ना, और टैबू नहीं बनाना इस चीज का। सेक्स एजुकेशन मस्ट होनी चाहिए किसी भी कंट्री में, और आप लोग तो बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरे से पढ़ रहे हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब रिप्रोडक्शन चैप्टर आएगा तो वी विल लर्निंग द थिंग्स इन ऑल डिटेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चीज़ें नेसेसरी हैं, क्या गलती हैं, क्या चीज़ें हैं जो हमें पता रहनी चाहिए, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए 10th के, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी, डोंट टेक इट अदरवाइज, है ना। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस ये है कि हम लोग मज़े मज़े में लेते हैं। जब मैं उधर बैठा था तब मैं भी सोचता था, पता नहीं टीचर कैसे ही पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, और टीचर को एक बार पढ़ाने दे तू, फिर देखियो मेरे सवाल। हाँ, तो अब जब मैं वहाँ बैठा था तब ऐसा लगता था, और फिर होता भी था कई बार। कहता टीचर आते थे बेटे, और कई बार तो ऐसा भी होता कि पूरे साल तो हिंदी बोलते थे टीचर्स, जैसे रिप्रोडक्शन आया पूरी इंग्लिश हो जाती है, पता नहीं कहाँ से इंग्लिश आ जाती है उस टाइम। वही तो मैं भी सोचता हूँ। है तो मतलब, बट टेंशन ना लो, मैं पूरा पूर्ण रूप से हिंदी में समझाऊंगा तुम्हें सब। तो कुल मिला के दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अब वहाँ से मैं आ गया यहाँ पर, है ना। तो मैं जो दिक्कत आ रही है तुम्हारे दिमाग में, जो जैसे सवाल आ रहे हैं सारे पूछ सकते हो, लेकिन जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, बिकॉज इट विल बी अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी, वी विल हैव फन इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग, और कुछ नहीं, ठीक है। कहेगा तुम लोग ना यार ऐसे हंसी की शक्ल देख रहे, ऐसी जगह बना रहे तो पता नहीं, इधर आ जाओ वापस। अच्छा, लिविंग बीइंग्स एक्सक्रीट, लिविंग बीइंग्स मूव्स, अब ये ग्रोथ, इसके अलावा लिविंग बीइंग्स डाइजेस्ट, लिविंग बीइंग शोज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट। ये सारे फंडा जो आप लोगों की ह्यूमन बीइंग की लाइफ, ह्यूमन बीइंग भी नहीं, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ को रन करते हैं, वो सारे प्रोसेस क्या है हमारे पास, लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो ऑल द प्रोसेस दैट टेक्स पार्ट इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर टू सस्टेन लाइफ फॉर्म्स लाइफ प्रोसेस, दे आर बेसिक टू सर्वाइव, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि बेसिक टू सर्वाइव में मेरे पास कौन सी चीजें, सुन लो, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, ये बेसिक है, डाइजेशन यानी खाना खाना बेसिक है, एक्सक्रीशन बेसिक है, रिप्रोडक्शन बेसिक नेसेसिटी तो नहीं है, स्टैंडर्ड है। ये कौन सा स्टैंडर्ड होता है कि रिप्रोडक्शन नहीं किया? ये कहने का मतलब है एक प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस जरूर है, पर बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो जैसे फूड चाहिए ही चाहिए, ब्रीदिंग करनी ही पड़ेगी, एक्सक्रीशन करना ही पड़ेगा, लेकिन रिप्रोडक्शन करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी नहीं है ना, तुम्हारे ऊपर है। सब कराओ, तू चला जा। मैं मेरी तरफ नहीं बोल रहा है, मैं कुछ नहीं कराता ऐसे काम, मैं तुम्हें बता दूं, समझ में आता है, राइट, क्लियर। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग में किसी को कोई डाउट, क्लियर है? बेसिक चीज समझ में आ गई किसको कहते हैं, जिसके लिए लाइफ चाहिए सर। तो लाइफ प्रोसेस में जो वो चीज जो हमारे पास पूरी लाइफ को रन करते हैं, वो सारी चीजें आने हैं, ठीक है ना। हम लोग कुछ भी कर रहे हो, चाहे हम लोग खा रहे हो, पी रहे हो, मैं से बोर्ड मिटा रहा हूँ, सोऊंगा अभी और भी कुछ करूंगा,
कुछ भी खेलने जाऊंगा, कुछ करूंगा, पढ़ाऊंगा, सब कुछ कर पाऊंगा। सब चीज में एक चीज तो कॉमन है कि एनर्जी लग रही है। इवन व्हेन आई एम स्लीपिंग मेरी बॉडी में बाकी सारे काम तो हो ही रहे हैं, मेरी बॉडी में सेलुलर एक्टिविटीज तो चली रही हैं। सो हाउ दिस सॉर्ट ऑफ एनर्जी, मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट सब चीज पूरी हो पा रही है। तो आपका आंसर आएगा कि सर आप जो खाना खाते हो उससे, आप जो खाना खाते हो उससे। एंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द न्यूट्रिएंट्स एंड देन यूटिलाइजिंग देम इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इट मीन्स जो मैं खाना खा रहा हूं वो न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग द न्यूट्रिएंट्स, इनटेकिंग द न्यूट्रिएंट। अब यहां पर देखना बेटा, न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन तो अलग वर्ड। एक्चुअली न्यूट्रिशन वर्ड तो न्यूट्रिएंट से आया है। अभी आज नहीं आएंगे बेटा, ठीक। द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग द न्यूट्रिएंट एंड यूटिलाइजिंग देम, ठीक है, फॉर वेरियस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब ये जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं कई तरीके के हो सकते हैं, लाइक एग्जैक्टली कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, vitamins, minerals, etc. Let's say it is. क्या हो गया? बोलो। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से बेटा, ये जो मैंने आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स लिखे हैं ना, एक्चुअली मेजर एनर्जी जो आपको चाहिए होती है वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट और फैट से है। क्या दाल और वो सब चीजें उससे प्रोटीन में जो आपकी चीजें कट जाती हैं, यहाँ पे चोट लग जाती है, रिपेयर होना पड़ता है टिश्यू को, बहुत जल्दी से मेम्ब्रेन बननी होती है, ये सारी चीजें, यस, रीजनरेशन चीजें जितनी भी अच्छे से होती हैं वो सारी किसकी वजह से हो पाती है बेटा? प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये सब चीजें रीजनरेशन वगैरह में हेल्प करती हैं, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ मेमोरी की जो एनर्जी मेजर मिलेगी वो आपको किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स से मिलेगी, ठीक है। अब हमें जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड पता है वो क्या है बेटा? हमारे पास ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है कौन से अच्छे होते हैं? C6H12O6। क्या बोला बेटा? फैट जो होता है वो एक तो होता है जो जंक फूड वाला होता है। जंक फूड वाला तो बेकार है, नहीं, और अच्छे खाओ ना। अब उसमें भी तुम्हारे पास पता है कि हमारे पास देखो, एक्चुअली में हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं फैटी एसिड्स भी। एक होता है मूफा और एक फूफा नहीं, दूसरा होता है फूफा। ये है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। डालडा वगैरह जो होते हैं ना, बेकार वाली क्वालिटी के जो रहते हैं, वो रहते हैं मूफा। ये फैट बेकार, इनको कंज्यूम ज्यादा डाइट में नहीं करना चाहिए। ये जो है प्योरीफाइड नहीं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये होते हैं पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये हेल्थ के लिए अच्छे रहते हैं। जो आपके रिफाइंड वगैरह आते हैं वो प्योर वाली जो अच्छी रिफाइंड आती हैं वो सब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे पास आपके लाइफ प्रोसेस रहते हैं। हाँ, जो कॉड लिवर ऑयल आता है वो अलग, वो भी ठीक है, अलग फैट होता है, आंखों के लिए अच्छा है ना, फिश और कॉड लिवर ऑयल, ये सब चीजें आइस के लिए। जो एग के अंदर होता है क्या बोलते हैं? योगर्ट। योगर्ट नहीं है, योगर्ट तो देखो है ना, वो भी अच्छा है बॉडी के लिए, वो भी अलग फैट होता है। प्रोटीन भी है, वो अलग। सर एक बार वो दोबारा बता दो, वो वाटर मॉलिक्यूल्स कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, 12 कैसे होते हैं क्या? अरे वो H12 अच्छा, C6H12O6, इसका स्ट्रक्चर बताऊं मैं आपको? नहीं, मतलब उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कितने लगते हैं? एक ग्लूकोज। ये देखो ना, ये एक कार्बन हो गया, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कितने वाटर के मॉलिक्यूल, आप ये पूछ रहे हो ना। तो बेटा देखो, H12O6, एक वाटर के मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 H के और एक ऑक्सीजन का एटम। यहाँ पर हमारे पास कितने? H12O6। तो क्या मेरे पास 6H2O के मॉलिक्यूल बनके काम कर देंगे? हाँ जी।
देखो 12 और 6, तो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो उस दिन आप पहले क्यों बोल रहे थे कि कौन सा? आपने मेरे को 2 ये दिखाया था, 2 क्या था यहाँ पर, जो आपने बैलेंसिंग करी थी वहाँ पे 2 लिख रखा था, उसके हिसाब से बताया था आपको कि एक के उसमें आपके 12। नेशनल 6 हाँ 100%, जो आप बैलेंस करके लाए थे उसमें आपने 2 यहाँ पे लिख रखा था और कुछ रिएक्शन लिख के मेरे को दिखा रखी थी, उसमें मैंने कहा था इसमें 12, राइट। तो एक ग्लूकोज में 6 वाटर के मॉलिक्यूल, बैलेंस भी करेंगे तो हमारे पास भी आएगा, है ना, कैसे बनेगा उसमें 6 वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे, ठीक है। CO2 से हम लोग फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पढ़ेंगे, देन वी विल कम टू वेल। अब हम लोग वापस आ जाते हैं अपने पास, फूफा मूफा हो गया, ग्लूकोज हो गया, सारी चीजें हो गई हमारे पास। अब मेरे पास जो अगला टॉपिक है वो इसमें आएगा कि जो मेरी ह्यूमन की बॉडी है और कुछ ऐसे एनिमल जैसे अमीबा है। अब अमीबा अपना खाना कैसे लेता है? वो तो आराम से ले लेता है, उसको तो कोई मजा आता, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत होती नहीं है। ये आपका अमीबा का न्यूक्लियस है ना। अब मान के चलो यहाँ पे कोई फूड पड़ा होगा, तो अमीबा जाएगा और अपने फॉल्स फीट की मदद से ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा इस खाने के अलावा। सर ये हमारे कोई डिसएडवांटेज इफेक्ट भी करता है? नहीं, ये अलग ही है मतलब। हाँ अपना अलग है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मस्त है। अब ये जो होता है ये होता है आपका स्यूडोपोडिया। स्यूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीट। तो फॉल्स फीट की वजह से खाना पहुंच गया। अब खाना अंदर ले लेगा, खाना अंदर ले लेगा तो अगर आप ध्यान से देखोगे साइज बढ़ गया भैया खाने की वजह से, और न्यूक्लियस का साइज थोड़ा सा बढ़ रहा है। अब ये क्या करेगा फिर? रिप्रोड्यूस भी करना शुरू कर देगा। ऐसे हो गया इसका, अब समझ जाए आप तुम अमीबा ना, ठीक है, ये हो गया। अब फाइनली क्या हो जाएगा, एक अमीबा इधर और दूसरा अमीबा इधर। एक ही सेल दो डॉटर सेल को बर्थ दे दी, एक ही सेल का डाइजेशन भी किया। अभी हो गया डाइजेशन अंदर गया, इसका जो बेस मटेरियल है ये यहाँ से आएगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसे कहते हैं एक्सोसिटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। और ये जो खाना अंदर लेने का प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस। तो अमीबा में एक सेल ब्रीदिंग का काम भी कर रहा है, डाइजेशन का काम भी कर रहा है, एक्सक्रीशन का भी काम कर रहा है। तो एक ही सेल है जिसमें ये सारी चीजें हमारे पास हो पा रही है, यानी कि इसमें रेस्पिरेशन भी ये कर रहा है। अब जैसे हम हैं, अब मैं आपसे पूछूं कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके केस में हम लोग एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली ऑक्सीजन क्यों ले सकते हैं? तो बेटा इसके दो कारण डायरेक्टली तो लेते हैं। डायरेक्टली तो लेते बेटा आ जाता है लंग्स के थ्रू जाती है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, हर सेल में डायरेक्ट नहीं लेते आप। तो इसमें दो कारण है बेटा। एक, पहली बात तो बाहर से चीज डायरेक्ट अंदर लेना एक प्रोसेस के थ्रू होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। और अगर मैं डिफ्यूजन की बात करता हूं और एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को सर से लेकर पैर तक पहुंचाने में हो सकता है तुम्हारे 2 साल लग जाएं, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। तो अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफ्यूजन से अपना खाना लेना शुरू करेगा ना, तो उसकी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत लंबा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो स्ट्रक्चर्स अंदर से वेल्ड, जैसे कि हमारे पास रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग के लिए लंग्स हैं। ये जो लंग्स है, जैसे अमीबा देखोगे इसकी एक ही सेल है, ये एनवायरनमेंट के डायरेक्टली कांटेक्ट में है। द अमीबा इज इन डायरेक्टली कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट। लेकिन हमारी बॉडी एनवायरनमेंट से तो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है ना, हमारी बॉडी एनवायरनमेंट थोड़ा सा अलग है। आप देख पा रहे हो इस चीज को। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जब मेरा मन किया सांस लेना है, मैंने जय श्री राम बोला, छाती निकाल दी अपनी बाहर, लंग्स निकाल ले बेटा, ऑक्सीजन ले ले लंग्स अंदर। नहीं कर सकते ना ऐसा, बिकॉज द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट। तो हमारी बॉडी में स्पेशलाइज्ड चीजें हैं जिसकी वजह से हम लोग अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, फिर हीमोग्लोबिन की मदद से। वो सारा रेस्पिरेशन में पढ़ाऊंगा मैं, अभी तुम्हारे से बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लाइफ प्रोसेस का बेसिक चल रहा है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के पास रहती हैं जिसकी मदद से हमें पता पड़ता है कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये तो सारा काम बाय डिफ्यूजन या सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस से कर लेते हैं।
लेकिन हम लोग अपनी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस से नहीं कर सकते। रीजन आपको पता पड़ गया, बिकॉज द सेल्स ऑफ आवर बॉडी आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? नाउ कम्स द थिंग कि हमारे पास जो न्यूट्रिशन है वो किस टाइप्स के होते हैं और कैसे होते हैं। सो टुडे द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन विल बी द नेक्स्ट टॉपिक। और इस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में मेरे पास दो टाइप के मेजरली न्यूट्रिशन रखे जाते हैं बेटा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो बेटा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है हमारे पास, ऑटो मीन्स होता है सेल और ट्रॉफ का मतलब कई जगह फीडर है, कई जगह न्यूट्रिशन है, तो सेम ही है, जो अपना खाना खुद बनाए। सेल्फ न्यूट्रिशन मतलब जो अपना खाना खुद बनाएंगे वो हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स बोले जाएंगे। द ऑर्गेनिजम्स विच मेक्स देयर ओन फूड, बट लिसन, विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। किसकी मदद से? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक CO2, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब जो हमारे पास फूड आएगा, जो हमारे पास फूड आएगा, ये तो हमारे पास ऑर्गेनिक होता है, लेकिन दिस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इज derived from the inorganic substance like CO2, water, etc. Right? अब बेसिकली जो तो ऑर्गेनिक होता है तो क्यों आ रहा है? क्या बेटा? कार्बन तो ऑर्गेनिक होता है। एक इकलौता इनऑर्गेनिक कार्बन है, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल तो कार्बन डाइऑक्साइड का है, वाटर का है ना? तो ऑर्गेनिक की वैसे डेफिनेशन ये होती है, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर जनरली कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑल्दो नॉट 100% ट्रू, बट मेजर डेफिनेशन यही है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ, वो बहुत सारे बाद में पढ़ेंगे, आए तो कार्बन सब पूरा डिटेल में, टेंशन ना लो। अब सबसे ज़्यादा मजा उसी चैप्टर में। अच्छा, अभी देखो यहाँ पर फूड आ गया हमारे पास, ऑर्गेनिक है, किसने बनाया? ऑटोट्रॉफ्स ने, सेल्फ न्यूट्रिशन वालों ने। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ये काम कर पा रहे हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट शो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। And what is autotrophic mode of nutrition? A mode of nutrition in which an organism prepares its own food with the help of inorganic substance like carbon dioxide and water in the presence of sunlight is known as autotrophic mode of nutrition. Right? Clear? Now, जो ऑटोट्रॉफिक अपना खाना खुद बना रहे हैं, ऐसे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को हम लोग प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। और इन्हीं प्रोड्यूसर्स से हमारी फूड चेन शुरू होती है। राइट? क्लियर है? यानी कि हम भी जो खाना खाते हैं वो कहाँ से शुरू करते हैं? हम लोग प्रोड्यूसर्स से ही शुरू करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाँ, हालांकि एनसीईआरटी में ऑटोट्रॉफिक देके प्लांट का वो दे रखा है एग्जाम्पल, हम लोग उस तरीके से नहीं करेंगे। मैं पहले ऑटोट्रॉफ करा रहा हूँ, उसके बाद हेटेरोट्रॉफ कराऊंगा, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफ कराऊंगा, एंड देन मैं फिर फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक पे जाऊंगा। ठीक है? फिर बीच में आएगा, फिर हेटेरोट्रॉफ आ जाएगा, फिर अच्छा ही लगेगा। मेरा थोड़ा सा तरीका है, राइट? पर हाँ, पढ़ाने के बाद आपके पास कोई भी चीज बचेगी नहीं, ये पक्का है। नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉफिक मोड। हेटेरो मींस अदर, डिफरेंट, हाँ, व्हिच डिपेंड्स, या, ठीक है? और ट्रॉफी मींस न्यूट्रिशन, ट्रॉफी TROPH, ठीक है? वो वाली ट्रॉफी नहीं, ट्रॉफी। तो द ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, प्रोड्यूसर इन अबाउट द, प्रोड्यूसर बोल दो, आर नोन एज विच प्रोड्यूस, द ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड आर नोन एज हेटेरोट्रॉफ्स, एंड द न्यूट्रिशन विच दे ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। सिंपल भाषा में तो हम लोग यही कह सकते हैं, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हम लोग किससे लेते हैं? प्रोड्यूसर्स से लेते हैं। वो फिश से भी लेते हैं बेटा, फिश भी तो हमारे पास, देखो मेजर चीज एग्जैक्टली, अच्छा पॉइंट बोला उन्होंने कि सर हम तो खाना फिश से ही लेते हैं, है ना? और वो सब एक्चुअल में जो आपके पास फिशेस होती हैं
वो भी अपना खाना कहाँ से लेती हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। वो क्या होता है? वो भी हमारे पास प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। तो नीचे सबसे पहले बेसिक वो बने उससे, तो वो चीज़ है ना। तो कोई भी हो, बेसिक तो हमारे पास फूड ही है, राइट। अच्छा क्वेश्चन था। वेल यहाँ पर हमारे पास आते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कुछ पार्ट्स आ जाते हैं। क्या क्या आते हैं, किसी को आइडिया है? सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक एंड सेप्रोट्रॉफिक है, सेप्रोफिटिक एक ही बात है। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक और होलोजोइक। होलोजोइक ऑल इज वेल। नॉट होलोजोइक। अच्छा इधर देखो, आप देखो सबसे पहले हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग जा रहे हैं सेप्रोफिटिक या सेप्रोट्रॉफिक, बात सेम है। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बेटा देखो ऑटोट्रॉफ्स जनरली मेजरली तो प्लांट्स होते हैं, बट देयर आर सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सर एक बात बता, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास प्लास्टिड नहीं होता, नहीं। वो फोटोसिंथेसिस कैसे कर लेगा? बेटा मैंने आपको बताया, एक मिनट सुनो, उसने ये चीज बोली सर उसके पास प्लास्टिड नहीं होता। एग्जैक्टली बेटा, उसमें प्लास्टिड की जगह मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। वेसिकल फिर फोटोसिंथेसिस। हाँ, उनके पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर रहते हैं जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, सिमिलर टू प्लास्टिड, नॉट एग्जैक्टली प्लास्टिड, ठीक है। सर उनके पास होना हाँ चाहिए। नहीं है, लेकिन तभी तो प्रोकैरियोट्स में रखे जाते हैं। प्रो मतलब पुराने जमाने, राइट। सो हेटेरोट्रॉफिक ये हो गए। अब जो हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक में आए, इसमें जितने ही बाकी सब हैं, ह्यूमन बीइंग्स, टाइगर, डियर, चील, बकरी, गाय, भैंस, भेड़, कुछ भी, बंदर, ये मतलब बच्चा, तुझे थोड़ी कह रहा हूँ, बता। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ। दूसरा कौन सा है? पैरासाइटिक। पैरासाइटिक ले लेते हैं, चलो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तीसरा सिम्बायोटिक। वैसे तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में होलोजोइक है। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऐसे नहीं कहते कि सिम्बायोटिक एक एसोसिएशन होता है। जब आप पढ़ोगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं, उसमें सिम्बायोटिक होता है, एमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, फिर उसके बाद प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, ये बहुत सारे सिम्बायोटिक में भी नो सिम्बायोटिक टाइप्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो मैं उसे मतलब न्यूट्रिशन की जो हेटेरोट्रॉफिक में आप लोगों के लेवल पे ये तीन चीज़, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम लोग? सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ फंजाई शोज दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होता है? इन सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म derives its food from dead and decaying matter। अब करते क्या हैं, जो हमारे पास डेड और डिकेइंग मैटर होता है, अब उन पे ये एक्ट करते हैं, फंजाई इनके ऊपर एक्ट करेंगे, उसके बाद इनके जो बॉन्ड होंगे उनको तोड़ेंगे और दे ब्रेक द कॉम्प्लेक्स फूड, दे ब्रेक द कॉम्प्लेक्स शुगर या फूड इनटू सिंपलर फॉर्म and then after converting it into simpler form they absorb the food। दीमक नहीं, दीमक इसमें नहीं आता। तो बेटा ये हमारे पास फंजाई ईस्ट है ना, ब्रेड मोल्ड, वो सारी यही तो करते हैं। पहले डेड और डिकेइंग पे जाएंगे, पंजे खा गए कॉम्प्लेक्स हैं, पंजे खा गए वही तो बीमार पड़ जाओगे फिर, और क्या है। क्यों ऐसा पंजे करते हैं? नहीं हमारी बॉडी में जाके इन्फेक्शन वगैरह करेंगे, बहुत सारी दिक्कतें है ना। अच्छा। हमारी बॉडी भी रिस्पॉन्स देगी उसके अगेंस्ट, ये बीमार पड़ेगी, फिर हमें लेने पड़ेंगे ड्रग्स। तो ये समझ में आ गया सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरा है पैरासिटिक, जैसे अभी इन्होंने मेरे को बोला था थोड़ी देर पहले वायरस, हाँ वायरस का भी पैरासिटिक मोड ऑफ बोल सकते हैं। एक्चुअल में पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द अदर बॉडी। जैसे कि मेरी बॉडी में कोई लीच पेट में घूम रहे होंगे सपोज, तो उसके तो मजे आ रहे होंगे, लेकिन मेरी बॉडी में जाकर वो दिक्कतें पैदा कर रहा है, लेकिन मैं मरा तो नहीं ना। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड फ्रॉम द होस्ट या फ्रॉम अनदर बॉडी बाय लिविंग इन और ऑन इट। कॉम्प्लेक्स हो गया,
Parasitic mode of nutrition is a mode of nutrition in which an organism derives its food from other body by living in or on it. Important part, without killing it. तो वायरस आ गया तो मारता उतना नहीं, जनरली उसकी इंटेंशन ऐसा है कि मार दूं, वो अपने बेनिफिट के लिए जाता है, ठीक है, वो अपने बेनिफिट के लिए जाता है और उससे हमारा घाटा हो जाता है, फिर हम लोग जब ज़्यादा दिक्कतें आती हैं फिर हम लोग उसके अगेंस्ट दवाई वगैरह लेना शुरू। पहली इंटेंशन अपने काम करना होता है, पहला इंटेंशन मारना नहीं होता उससे, खाने के लिए। एग्जैक्ट, देखो मैंने बोला लिविंग इन और ऑन, एक्चुअल में क्या है, देखो लिविंग इन का मतलब है बॉडी के अंदर, जैसे कि आपका राउंड बाउंड। सर फिर तो वो जो कोरोना वायरस से लोग मर रहे थे उनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं थी। हाँ कह सकते हैं, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी सर्वाइव ज़्यादा करेगा। बाकी और भी सारी चीज़ें हैं कोरोना वायरस के ऊपर, तो मैं भी आज से कमेंट करूँ। WHO ने अभी जस्ट कुछ 10-12 दिन पहले बोला है कि कोविड-19 अभी पेंडेमिक खत्म हो चुका है, मतलब उसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से तो अब भी खत्म नहीं होता। व्हेन दे आर रिसर्चिंग, तो वही तो कह रहा हूँ, वो बस खत्म हुआ है, थ्रेट खत्म हुआ है। जब वो लोग रिसर्च कर रहे हैं तो मैं कौन हूँ इसके ऊपर बोलने वाला। पता नहीं भाई, अब जो भी है तो चलती रहती है। अब देखो ऑन इट, ऑन इट, ऑन इट, ऑन इट, ऑन का मतलब होता है सर पे, जैसे लाइस, टिक्स, और ये तो आपके पास हो गए जो एनिमल पैरासाइट। आपने देखा होगा एक कसकटा अमरबेल होती है, वो पेड़ों के ऊपर ऐसे घूमती घूमती जाती रहती है ना, और उससे अपना जो पेड़ है उससे न्यूट्रिशन डराइव कर लेती है, तो ये भी पैरासाइट है उसका, है ना, उसकी बॉडी के ऊपर रह रही है। तो प्लांट पैरासाइट अगर कोई पूछेगा तो प्लांट पैरासाइट क्या है आपके पास, कसकटा। ये भी पता हो, नॉर्मल पैरासाइट पूछे तो आप दोनों लिख सकते हो, ये दोनों लिख सकते हो, लेकिन अगर प्लांट पैरासाइट स्पेसिफिकली पूछेगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा, कसकटा, या इसे क्या बोलते हैं, अमरबेल, ठीक है, दोनों नाम से आता है, ठीक है। तो ये ऑन पे रहते हैं, ये इन रहते हैं, और ये प्लांट हैं, सॉरी ये एनिमल है, और ये वाला कौन सा है, प्लांट। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। द लास्ट फॉर टुडे इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वैसे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हम लोग करते हैं जनरली वो, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड को इनटेक करता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स सॉलिड फूड and obtain nutrition from it after going under various process. That mode of nutrition is called holozoic mode of nutrition, जो कि majority of the human beings यही करते हैं, ठीक है। तो ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के टाइप्स थे कि हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमारे पास किस किस तरीके से आते हैं, क्या आते हैं, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें देखी हम लोगों ने। आज देखा बेसिक लाइफ प्रोसेस कौन से हैं, हम लोगों ने आज जाना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स कौन से हैं, अगर कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है तो वो क्यों नहीं है, ये सारी एक्सेप्शन के साथ हम लोगों ने आज चीज़ देख ली हैं। लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन हम लोग कर चुके हैं। अगली क्लास में हम लोग प्लांट्स के बारे में जानेंगे और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की परत को खोल देंगे। कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं एनसीईआरटी की, उन्हें भी समझेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। क्लियर।